जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का ये फिजिक्स चैप्टर 6 ऊर्जा के स्रोत। ठीक है। ये भारती भवन के बुक से जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को इसमें लिया गया है। एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक को पूरा विस्तार से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि ऊर्जा क्या है भाई, तो एनर्जी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या पढ़े भी हैं, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का भाई ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ऊर्जा के अनेक रूप हैं। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे हो गया आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया आपका, ठीक है ना, ऊष्मा ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया। ये सब बहुत तरह के ऊर्जा के रूप बताए गए हैं। ये सब इसके अनेक रूप होते हैं, समझ गए। अब देखते हैं आगे। तो देखिए इसमें बताया गया है आपको कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। ठीक है, और इसको एक लाइन और बोल सकते हैं कि ऊर्जा को हम संरक्षित कर सकते हैं। यानी देखिए ऊपर ही बताया गया है कि ऊर्जा संरक्षित रहता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं देखिए। तो ऊर्जा के स्रोत हो गया लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऊर्जा के अच्छा ईंधन। ऊर्जा के अच्छा ईंधन किसको बोला जाएगा, मतलब अच्छा ईंधन किसको बोलेंगे, ऊर्जा के अच्छा ईंधन किसको बोलेंगे। तो देखिए वह पदार्थ ऊर्जा के अच्छा ईंधन कहलाता है जो जलने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे, पहला बात। ठीक है, दूसरा बात जो आसानी से क्या हो, दूसरा बात जो आसानी से उपलब्ध हो। तीसरा बात जो अधिक धुआं उत्पन्न न हो करे, मतलब जलाया जाए तो उससे ज़्यादा धुआं उत्पन्न वो न करे। और चौथा बात बताया गया है जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, मतलब कि रख रखाव, मतलब रखने, है ना, कहीं रखने उठाने में हमको प्रॉब्लम ना हो, आसानी से रखने या ले जाने ले आने में सुविधा हो। ठीक है ना, यानी भंडारण परिवहन आसान हो। जो जलने पर विषैला गैस उत्पन्न न करे, मतलब जलाया जाए तो उससे विषैला गैस उत्पन्न न हो। तो इस सबको हम क्या कहेंगे, ऊर्जा के अच्छा ईंधन कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऊर्जा का अच्छा स्रोत। अब अच्छा स्रोत क्या है भाई, वो तो ईंधन था, अब स्रोत देखते हैं। तो वह पदार्थ ऊर्जा के अच्छा स्रोत कहलाते हैं जो जो प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान कार्य की विशाल मात्रा देगा। देखिए, मतलब कोई इकाई आयतन को अगर हम जलाते हैं, चाहे द्रव्यमान को जलाएंगे, तो वो विशाल मात्रा में क्या करेगा, ऊर्जा देगा, है ना। जो सुलभ हो, मतलब आसान हो, जो सस्ता हो, है ना, जो सस्ता हो मतलब सस्ता मिल जाए आसानी से, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका ऊर्जा का अच्छा स्रोत। ठीक है, क्या है ये भी आएगा तो ऐसे आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए आगे बोला है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है भाई, तो उस जीवाश्म ईंधन, जैसे हम जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं परंपरागत स्रोत पर, तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर भूकंप आया था, तो बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु क्या हुए थे, पृथ्वी के अंदर दब गए, है ना, और एक दूसरे से क्रिया करके एक ईंधन का रूप धारण कर लिए। ठीक है, जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कहीं कोयला बन गया है, कहीं पे पेट्रोल बन गया, कहीं पे प्राकृतिक गैस बन गया। ठीक है, तो ये सभी हो गया जीवाश्म ईंधन के डिफिनीशन। आगे देखते हैं। तो देखिए ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत किसको बोला जाएगा, तो ऊर्जा का वह स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है ना, पुनः प्राप्त किया जा सकता है ना, पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे हम ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे हो गया जल, सूरज का प्रकाश, वायु, बायोगैस
वायु गैस, ये सभी को हम एक बार अगर यूज कर लें तो फिर से ये सब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हो गया। अब देखते हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत क्या है भाई, इसको भी देखते हैं। तो ऊर्जा का वह स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। ठीक है, यह किसी न किसी दिन समाप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत होता है। जैसे मान लीजिए कोयला, पेट्रोलियम, ये देखिए ये ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। कोयला भी एक दिन खत्म हो सकता है। पृथ्वी के अंदर डेली बाई डेली निकाला जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो जल गया तो वो तो खत्म हो गया ना। निकाला जा रहा है, जलाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, जलाया जा रहा है। पेट्रोल का भी लोग वहां से पृथ्वी के अंदर से निकाला जा रहा है, उसको भी यूज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, तो फिर से तो तैयार नहीं ना हो रहा है। तो ये समाप्त होने वाली क्या होती है, एक स्रोत है ऊर्जा का, इसलिए इसको हम अनवीकरणीय स्रोत बोलेंगे। आगे देखते हैं भाई। अब इसमें अंतर भी पूछ देता है। कैसे पूछता है, पूछ देगा कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत में अंतर। तो देखिए नवीकरणीय स्रोत इधर, इधर अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के, तो इसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अनवीकरणीय में इसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। ठीक है, यह वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। कोयला पेट्रोल जलेगा तो प्रदूषित तो करबे करेगा ना। आगे देखते हैं। आगे है कि यह समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। पानी तो नहीं ना खत्म होगा, वायु तो खत्म नहीं ना होगा, लेकिन यह समाप्त होने वाली क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कि कोयला पेट्रोल एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तापीय शक्ति संयंत्र क्या होता है ये देखते हैं भाई। तो देखिए वह विद्युत संयंत्र जो विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल को भाप में बदलता है ना, चाहे बदला जाता है, और भाप को टरबाइन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिससे विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, वो सब तापीय शक्ति संयंत्र होता है। ठीक है, आगे देखते हैं जल शक्ति संयंत्र क्या होता है ये देखते हैं भाई। जल शक्ति संयंत्र, तो देखिए जल शक्ति संयंत्र क्या बताया गया है कि वह संयंत्र जो जल शक्ति संयंत्र वह संयंत्र है जो गिरते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है, स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा में बदल देता है, मतलब इसको गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, उसे ही जल शक्ति संयंत्र कहते हैं। अब देखो जल शक्ति के कुछ लाभ बताए गए हैं, क्या है, तो यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है जल शक्ति। यह प्रदूषण मुक्त करता है, मतलब यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। इसकी उत्पादन की कीमत अन्य शक्ति संयंत्र से कम होता है। यह इस संयंत्र के लिए बनाए गए बांध है ना, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में भी सहायक होता है। ठीक है, तो ये इसका लाभ हो गया जल शक्ति, जल विद्युत के। अब देखते हैं, तो अब देखिए दोस्तों हम लोग देखेंगे जल विद्युत के हानि। जल विद्युत के हानि क्या है ये देखते हैं। तो पहला हानि है सिर्फ सीमित संख्या में ऐसे स्थानों पर विशेषकर पहाड़ी भूभागों पर बांध बनाए जा सकते हैं, ये पहला इसका हानि हो गया। दूसरा हानि है कि बांध के कारण कृषि योग्य भूमि और मानव निवास के बड़े क्षेत्र को त्यागना पड़ता है, ये भी एक हानि हो गया इसका। तीसरा है कि जलमग्न, इसमें मग्न लिख लीजिएगा, म आधा ग न मग्न, जलमग्न वनस्पति अनाक्सी, अनाक्सी लिख लीजिएगा यहाँ पे, अनाक्सी। ठीक है, अनाक्सी शर्तों के अधीन, इसको क्या लिखना है, शर्तों के अधीन, शर्तों के अधीन शर्ती है और एक बड़ी मात्रा उत्पन्न करती है। ये थोड़ी सी आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों हमको थोड़ी सी टाइम कम मिलता है लिखने के लिए, इसलिए हम बच्चे लोगों से ही लिखवाते हैं, तो थोड़ी सी कहीं कहीं मिस्टेक कर देते हैं। ऐसे मैं वेरिफिकेशन करके ही बनाता हूँ वीडियो, लेकिन ये कभी कभी नज़र नहीं पड़ने के कारण कभी छूट जाता है। ठीक है, तो ये इसको आप सुधार लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट। अब है जीव द्रव्यमान। तो जीव द्रव्यमान क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो भारत में पशुधन की बड़ी आबादी है, ये तो आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन है, मतलब कि पशु का आबादी है। यह भी हमें ईंधन की का स्थायी स्रोत सुनिश्चित कराता है।
है ना, स्रोत सुनिश्चित कराता है। मतलब इससे भी ईंधन हमें प्राप्त होता है, जैसे गोबर से गोईठे बनाए जाते हैं, पता ही होगा आपको। चूंकि ऐसे ईंधन पशु और पौधे का उत्पाद होता है, तो अतः ईंधनों के ऐसे स्रोत को जीव द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है। चारकोल के बारे में चलिए सीखते हैं हम लोग। तो जब लकड़ी ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलाई जाती है ना, तो इसमें मौजूद जो पानी होता है, जो जलवाष्प वाष्पशील पदार्थ होते हैं, वो निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में जो बच जाते हैं ना, उसी को चारकोल कहा जाता है। ठीक है। चारकोल जो होता है बिना लौह के ही जलता है और अपेक्षाकृत धुआं रहित होता है, इससे मतलब कम धुआं उत्पन्न होता है और उच्चतर ऊष्मा उत्पन्न करने की इसमें क्षमता भी होती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। समझ गए? तो ये आपको याद रखना होगा। चारकोल के बारे में समझ गए। जैसे आप कोयला की बात करते हैं ना, चार कोयला, उसी को बोला जाता है चारकोल। ठीक है। आगे देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ये जानिए। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक चादर की तरह काम करता है ना, जिसे सूर्यास्त के बाद भी ताप बहुत कम नहीं हो पाता है। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। अब देखिए आगे थोड़ी सी देखते हैं टॉपिक। गोबर फसल कटने के बाद अनेक पौधा पदार्थ के अवशेष, वनस्पति अपशिष्ट और वाहित जल मल जल बायोगैस उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ पे की लिख दीजिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित किए जाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि शुरू करने वाला पदार्थ क्या होता है, मुख्यतः गोबर है ना, अतः इसे बायोगैस समानतः क्या, गोबर गैस भी कहलाता है। ठीक है। अब देखिए बायोगैस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। तो बायोगैस में 75% आपका मीथेन पाया जाता है, यानी CH4। बायोगैस एक उत्तम ईंधन होता है, ये भी जान लीजिए। और ये बिना धुआं का ही चलता है, इसमें ज़्यादा धुआं उत्पन्न नहीं होता है। लकड़ी, चारकोल और कोयले के जलाने से बने राख जैसे यह कोई अवशेष नहीं छोड़ता। मतलब लकड़ी को, चारकोल को, कोयला को, ये सब जलाइएगा ना, तो वो जो होता है कुछ अवशेष छोड़ भी देता है ना, ये अवशेष इसमें नहीं छूटता है। या मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये जैसे गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब देखिए बायोगैस संयंत्र क्या होता है, ये जानकारी ले लीजिए। तो बायोगैस को एक संयंत्र में बनाया जाता है, जिसे बायोगैस प्लांट अथवा जैव गैस संयंत्र कहते हैं। बायोगैस संयंत्र गोबर गैस संयंत्र में ईंट से बनी गुंबद जैसे संरचना होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। जो इसमें मिश्रण करके जो टंकी में बनाई जाती है, इसके बारे में समझते हैं। टंकी में गोबर हो गया तथा जल का एक गाढ़ा घोल बनाया जाता है और इसको पाचित्र के चारों, ये जो पाचित्र है ना, टंकी जो है, चारों ओर बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अवायवीय सूक्ष्मजीव गोबर को जो गाढ़ा जो होते हैं ना, उसको गाढ़ा जटिल को क्या करता है, अपघटित कर देता है, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है। और कुछ दिनों के बाद इसमें मेथेन हो गया, CO2 हो गया, H2 हो गया, मतलब मेथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सभी या हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है। मतलब इसमें से उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। जिसे एक टंकी में क्या कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है, संचित कर लिया जाता है और उपयोग करने के लिए इसे बाहर निकाला जाता है। अब देखते हैं बायोगैस के संयंत्र के लाभ क्या है भाई। तो बायोगैस संयंत्र क्या होता है, लाभ क्या है, एक नंबर में देखिए लिखा है, यह संयंत्र सस्ता होता है, यह संयंत्र चलाने में सुविधाजनक होता है, यह संयंत्र आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये इसके लाभ हो गए। आगे देखते हैं पवन ऊर्जा के बारे में समझते हैं। तो बहती हुई हवा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। बहती हुई हवा में ही हमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को पवन ऊर्जा बोलते हैं। हवा में गति रहने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है, जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की के चलाने के लिए किया जाता है। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का वेग कम से कम कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए, तभी वहाँ पे आप पवन चक्की लगाकर पवन ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है
डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क जो देश है वहाँ पे पवनों का देश है, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा बहते रहते हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा बहते रहते हैं। वहाँ पे पवनों से ही बिजली तैयार किया जाता है और सभी लोग वहाँ यूज करते हैं इसी से। ठीक है, इसलिए डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, पवन ऊर्जा का लाभ क्या है भाई? पहला बात यह है कि यह निःशुल्क उपलब्ध है, मतलब ये तो हवा बहते हैं, निःशुल्क ही ना प्राकृतिक से प्रदत्त होता है। दूसरा, ये प्रदूषण, मतलब इससे प्रदूषण नहीं होता है, माने इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, ये भी बात समझ गए। तीसरा, यह ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूल और दक्ष होता है, माने ये नवीकरणीय ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूल और दक्ष स्रोत होता है, ये भी बात जान लीजिए। ठीक, राइट। आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा की कुछ सीमा है, कुछ खराबी हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो पहला खराबी है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चक्की का चाल कम से कम 15 किलोमीटर होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा, पवन ऊर्जा का फार्म ही उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है जहाँ पे वर्ष के अधिक भाग तक क्या हवा चलती है, पवन चलती है। ठीक है, तीसरा बात जानिए, पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए भूमि का बड़ा क्षेत्र आवश्यक है, मतलब ज़्यादा आपको ज़मीन चाहिए जहाँ पे आपको पवन ऊर्जा फार्म लगाना है। चौथा बात, फार्म की स्थापना प्रारंभिक लागत से लागत अधिक होती है, मतलब शुरू शुरू में अगर आप पवन चक्की फार्म लगाना चाहते हैं तो थोड़ा आपका शुरू शुरू में अधिक उसमें लागत आएगा, मतलब ज़्यादा खर्च होता है, ये इसका खराबी था यानी सीमा था। अब देखते हैं सौर ऊर्जा, इसको हम ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत भी बोलते हैं सौर ऊर्जा को। तो सौर ऊर्जा क्या अर्थ होता है? सूरज का शक्ति, सूर्य शक्ति। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूरज होता है, आपको पता ही होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य से विकसित विकसित ऊर्जा को का 43% ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है, मतलब कि जो सूरज से जो ऊर्जा निकलती है ना, वो हमारे पृथ्वी तक 43% ही पहुंचती है, सभी नहीं पहुंच पाती है। कुछ ओजोन का जो परत है ना वायुमंडल के ऊपर, वो उसको नहीं आने देता है। अगर टोटल के टोटल आ जाएगा तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ सकते हैं, चर्म रोग हो सकता है, कैंसर रोग हो सकता है। ठीक है, जो हम लोगों को क्या करता है, वायुमंडल के ऊपरी भाग यानी ओजोन हमें इससे सुरक्षा करता है, इसलिए 43% ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है सूरज का प्रकाश। सौर ऊर्जा के लाभ, सौर ऊर्जा के लाभ क्या है? पहला, यह प्रदूषण रहित होता है, मतलब ऊर्जा होता है, मतलब इसमें प्रदूषण नहीं फैलता है। दूसरा, ऊर्जा का ये नवीकरणीय स्रोत है, मतलब इस खत्म होने के बाद भी फिर से बन सकता है। तीसरा, यह ऊर्जा का प्राकृतिक से निःशुल्क प्राप्त होता है, मतलब ये प्रकृति से निःशुल्क है। सूरज तो निःशुल्क है ना, सूरज के प्रकाश के लिए हमें थोड़ी ना पैसा लगता है। आगे देखते हैं, सौर कुकर देखते हैं भाई, सौर कुकर क्या होता है ये जानकारी लेते हैं। तो सौर कुकर या सोलर कुकर, सौर कुकर वह युक्ति है जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाने का काम में आता है। अब सौर कुकर के लाभ क्या है भाई, ये देखते हैं। तो इससे क्या लाभ होता है? इससे धन की बचत, इससे ईंधन की बचत होती है। ठीक है, कम ईंधन में काम हो जाता है, ईंधन ही लगता ही नहीं है, सूरज के प्रकाश से काम हो जाता है। यह सस्ता होता है, यह धुआं उत्पन्न नहीं करता है, ये भी एक फ़ायदे हैं बहुत सारे। इससे अनेक वस्तुएं एक साथ पकाई भी जा सकती है, ये भी फ़ायदे हैं। इसमें खाने की वस्तुएं को पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, ये भी आपका लाभ हो गया। अब थोड़ा सा हानि भी है, हर एक चीज़ में कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी होता है। चलिए इसमें हानि देखते हैं। इसका उपयोग सिर्फ दिन के समय में ही किए जा सकते हैं। दूसरा, इसमें खाने बनाने से में अधिक समय लगता है। तीसरा, समय समय पर इसके परावर्तक की दिशा सूर्य की ओर करनी पड़ती है, ये भी हो गया। भोजन का तलने या रोटी पकाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ये भी इसका सीमा हो गया, हानि हो गया। ठीक है, अब सौर सेल क्या है ये भी जान लेते हैं। चलिए, सौर सेल वह युक्ति जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसको सौर सेल कहा जाता है। ठीक है, सौर सेल के कुछ लाभ हैं। सौर सेल का कोई कोई चल ही से नहीं होता है। अगला, इसका भंडारण और परिवहन आसान होता है, रख रखाव आसान होता है भाई, ठीक ही है। चलिए, ये भी लाभ हो गया एक। आगे देखते हैं, बोला है कि कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये भी इसका लाभ है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में भी सौर सेलों का उपयोग किया जाता है, ये भी इसका लाभ हो गया। यातायात सिग्नल कैलकुलेटर या अनेक खिलौने में सौर सेल का उपयोग होता है, ये भी इसका लाभ हो गया। चलते हैं, अब सौर सेल के कुछ हानि भी है, ये भी जान लेते हैं हानि क्या है।
इसको बनाने के लिए विशिष्ट ग्रेड वाले सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, जो प्रकृति में सीमित है। ये हानि हो गया इसका, मतलब ये पूरा नहीं बनाने के लिए ये जो सिलिकॉन जो है ना नहीं मिल पाता है। इसके निर्माण के संपूर्ण प्रक्रिया अभी भी बहुत अधिक खर्चीला होता है, मतलब इसको बनाने में बहुत काफ़ी खर्चा होता है, ये भी इसका हानि है। उच्च कीमत के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग सीमित है, मतलब घरेलू में उपयोग इसका ज़्यादा कीमत के चलते बहुत कम है, ये भी इसका हानि हो गया। अब ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है ये जानिए। घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर समुद्र के जल में चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण तरंगें उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम ज्वारीय तरंग कहते हैं। ये तरंगें 24 घंटे में 2 बार उत्पन्न होती है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। देखते हैं समुद्र में इस घटना से उच्च ज्वार और निम्न ज्वार उत्पन्न होती है, तो सागर तल में इसके अंतर को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए ये भी हो गया। आगे देखते हैं तरंग ऊर्जा क्या होता है, ये जानकारी ले लेते हैं। तो समुद्र में चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र के तल पर एक ज्वार उत्पन्न होती है, जिससे तरंग ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस तरंग ऊर्जा से ही विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो देखिए, सागर या महासागर के सतह पर स्थित पानी सूर्य द्वारा गर्म होता है, जबकि इसकी गहराई में स्थित पानी अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में अंतर का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर ऊर्जा परिवर्तन संयंत्रों में किया जाता है। ठीक है, यह संयंत्र तभी काम कर सकता है जब सतह पर पानी और 2 किलोमीटर के गहराई तक पानी के बीच के ताप का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक हो। ठीक है, आगे देखते हैं भू उष्मीय भू उष्मीय ऊर्जा क्या है। तो भूवैज्ञानिक परिवर्तन के कारण पृथ्वी के भूपट्टी के गहरे गर्म क्षेत्रों में बने पिघले चट्टान ऊपर की ओर धकेले जाते हैं और निश्चित क्षेत्रों में जाकर फंस जाते हैं, जिसे हम लोग गर्म स्पॉट कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जब भूमिगत पानी गर्म स्पॉट के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी उस क्षेत्र गर्म पानी के कारण निकास पृथ्वी की सतह पर निकलते हैं। इन निकासों को गर्म झरना या स्रोत कहते हैं। चट्टानों में फंसी भाप पाइप से होकर टरबाइन तक भेजी जाती है और विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं भाई, भू उष्मीय ऊर्जा के लाभ थोड़ा देखते हैं। तो भू उष्मीय के लाभ, यह संयंत्र रात दिन कार्य कर सकता है, ये एगो लाभ हो गया। यह ऊर्जा लगभग प्रदूषण मुक्त होता है, ये भी हो गया। आगे, यह ऊर्जा को चलाने में सस्ता होता है, ये भी सही है। और ऊर्जा का यह स्रोत निःशुल्क और नवीकरणीय होता है, ये भी लाभ हो गया। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, ये जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो ऐसा समायोजन जिसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, इसे ही नाभिकीय रिएक्टर कहा जाता है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है ये भी जानकारी ले लेते हैं। किसी परमाणु के नाभिक से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज 1911 ईस्वी में किया था। नाभिकीय विखंडन के यूरेनियम, प्लेटिनियम, थोरियम जैसे एक भारी परमाणु को न्यूट्रॉनों द्वारा बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। इससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसी को नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर से खतरा भी होता है, ये जानकारी ले लीजिए। तो नाभिकीय शक्ति उत्पादन का प्रमुख खतरा खर्च किए गए ईंधनों का भंडारण और निपटान है। यूरेनियम का अभी भी क्षय हानिकारक विकिरण में हो रहा है। अनुपयुक्त नाभिकीय अपशिष्ट भंडारण और निपटान का परिमाण पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त नाभिकीय विकिरण के आकस्मिक क्षरण का खतरा भी हो सकता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के आकस्मिक क्षरण का भी खतरा रह सकता है। इसको विखंडन लिख दीजिएगा, यहाँ विखंडन होगा। ठीक है,
आगे देखते हैं नाभिकीय शक्ति का हानि। तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र उच्च कीमत, पर्यावरण प्रदूषण और यूरेनियम के सीमित उपलब्धता नाभिकीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग निषेधक बनाता है। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या है, नाभिकीय संलयन। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नाभिकीय विखंडन। ये भी दोनों एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। नाभिक किसी भारी नाभिक को लगभग दो बराबर भागों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। सूर्य में ऊर्जा 4 हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन से बने एक हीलियम नाभिक द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें हमने टोटल चैप्टर को कवर कर दिया। ये इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक था, ऑल टॉपिक को पूरा डिटेल्स के साथ बताया। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम